हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर विनय वर्मा। आप देख रहे हैं सर्वोत्तम बायोलॉजी लखनऊ यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करिए। लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन हेडिंग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन तो वैसे तो सीधी सीधी अगर बात हो कि पूछा जाए कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो कहोगे ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसमें फ्यूजन हो, किसका, स्पर्म का, किससे, ओवम से, उसी को हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। एक क्वेश्चन ये रटना है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो आप कहेंगे टेक प्लेस एट एम्पुला पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के कहाँ होता है, एम्पुला पार्ट पर होता है। लेकिन इतना आसान है नहीं, सिर्फ दो बातों से फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन में और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं वो देखना है हमको। देखिए जरा, तो मान लेते हैं कि ये यूट्रस है, मान लेते हैं ये सर्विक्स, ये वेजाइना, ये फैलोपियन ट्यूब है। ठीक, अब देखिए स्थिति क्या होती है। होता ये है कि क्वाइटस के दौरान क्वाइटस या इंटरकोर्स की प्रोसेस में पेनिस इंसर्टेड इनटू वेजाइना, पेनिस इंसर्ट इनटू वेजाइना। पर्पज पर्पज है रिलीज ऑफ सीमेन, पर्पज है सीमेन रिलीज किया जाए, सीमेन रिलीज इन वेजाइना। और सीमेन जब वेजाइना में रिलीज होता है, इसके लिए एक टर्म है जिसको कहते हैं इंसेमाइनेशन। तो इंसेमाइनेशन होगा। तो क्वाइटस का रिजल्ट क्या है, क्वाइटस का रिजल्ट है इंसेमाइनेशन। इंसेमाइनेशन के बाद जो सीमेन रिलीज हुआ है, इस सीमेन में पाए जाते हैं स्पर्म। इन स्पर्म को एक्टिव कराना पड़ता है, तो इनका एक्टिविटी लाएंगे। स्पर्म की जो एक्टिविटी है वो जिस प्रोसेस से आती है, उस प्रोसेस का नाम है कैपासिटेशन। तो सबसे पहले देखिए क्या हुआ, क्वाइटस का रिजल्ट है इंसेमाइनेशन, और इंसेमाइनेशन का मतलब है सीमेन कहाँ रिलीज हो जाए, वेजाइना में। उसमें जो स्पर्म है उनको एक्टिवेट किया जाए, किस प्रोसेस के द्वारा, कैपासिटेशन के द्वारा। अब कैपासिटेशन क्या है, तो कहेंगे कैपासिटेशन है चेंज इन स्पर्म, चेंज इन स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले जो स्पर्म में चेंज होता है उसी को कैपासिटेशन कहते हैं। और कहाँ होता है, ये होता कहाँ है, तो कहोगे ये होता है वेजाइना पर। कहाँ होता है, वेजाइना। अगर वेजाइना ना मिले तो हम कह सकते हैं फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। ठीक, तो सुन लेते हैं।
क्वाइटस के बाद हो जाता है इंसेमाइनेशन। इंसेमाइनेशन का मतलब है रिलीज सीमेन इन वेजाइना। उसमें जो स्पर्म है उनको एक्टिवेट करते हैं किस प्रोसेस से? कैपासिटेशन। कैपासिटेशन क्या है? चेंज इन स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। इससे क्या होता है? इससे स्पर्म एक्टिव हो जाते हैं। ये कहाँ होता है? ये वेजाइना में या फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में होता है। कैपासिटेशन के बाद जो स्पर्म हो जाते हैं वो एक्टिव एंड मोटाइल हो जाते हैं। तो ये एक्टिव स्पर्म है। ये जो एक्टिव स्पर्म है ये क्या करेंगे? ये रैपिडली स्विम करेंगे। अब रैपिडली जब स्विम करेंगे तो पास देखो कहाँ से कहाँ होंगे? तो वेजाइना से चलेंगे, पहले सर्विक्स को पार करेंगे और सर्विक्स को पार करने के बाद यूट्राइन कैविटी में पहुंचेंगे। फिर यूट्राइन कैविटी से कहाँ जाएंगे? फैलोपियन ट्यूब में जाएंगे। तो रैपिडली स्विम करेंगे और पास करेंगे। स्विम कामा पास कहाँ से? तो सबसे पहले शुरू कहाँ से होंगे? वेजाइना से कहाँ जाएंगे? सर्विक्स से कहाँ जाएंगे? यूट्रस। उससे कहाँ जाएंगे? फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो वेजाइना से सर्विक्स से यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब की तरफ बढ़ेंगे। तो धीरे धीरे स्पर्म आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, रैपिडली स्विम करेंगे। तो जब यहाँ से यहाँ स्पर्म जा रहे होते थे तो उस दौरान देखो क्या होता है? उस दौरान यूट्रस के अंदर, यूट्रस की कैविटी में जो स्पर्म हैं इनकी हो जाती है फैगोसाइटोसिस। इसी नाते यहाँ जो स्पर्म रिलीज हुए थे उनकी संख्या लगभग 200 से 300 मिलियन है। लेकिन 200 से 300 मिलियन में से फैलोपियन ट्यूब पर लगभग 100 स्पर्म पहुंचते हैं। तो फिर बाकी चले कहाँ गए? तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म यहाँ रिलीज होते हैं, फैलोपियन ट्यूब पर केवल 100 स्पर्म पहुंचते हैं, क्योंकि बाकी स्पर्म की क्या हो जाती है? फैगोसाइटोसिस हो जाती है। ठीक है, लेकिन अभी भी ज़्यादा ही स्पर्म है। क्यों? क्योंकि ओवरी से जो ओवम आया होगा वो सिर्फ कितना होगा? 1। ये क्या है? ओवम, और ओवम की संख्या कितनी है? 1। और फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म कितने पहुंच गए? 100। तो ये सवाल पूछा जाता है कि कितने स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करेंगे? तो कहेंगे सिंगल स्पर्म ही ओवम को फर्टिलाइज करेगा। कौन सा? वो स्पर्म जो सबसे पहले ओवम के कांटेक्ट में आएगा। तो भले ही वहां 100 पहुंच गए हैं लेकिन एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करेगा। तो काम की बात लिख लेते हैं क्या? ओवम फर्टिलाइज बाय सिंगल स्पर्म दैट फर्स्टली come in contact with ovum। ऐसा स्पर्म जो ओवम के सबसे पहले कांटेक्ट में आएगा वही स्पर्म ही ओवम को फर्टिलाइज करेगा। तो अभी तक जो पढ़ा जरा उसको रिवाइज कर लेते, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ा है? कि क्वाइटस या इंटरकोर्स के दौरान पेनिस इंसर्टेड इनटू वेजाइना। पर्पज क्या है? सीमेन को रिलीज करना है वेजाइना में। कहते क्या हो? इंसेमाइनेशन। इंसेमाइनेशन के बाद जो सीमेन रिलीज हुआ उसमें क्या है? स्पर्म। स्पर्म की एक्टिविटी बढ़ाएंगे, उसको कहेंगे क्या? कैपासिटेशन। ये क्या है? चेंज इन स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। इस दौरान स्पर्म एक्टिव हो जाएंगे। ये घटना कहाँ होती है? वेजाइना पर या फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट पर। ठीक है, एक्टिव स्पर्म रैपिडली स्विम करना शुरू करेंगे और किसको पार करेंगे? वेजाइना से, सर्विक्स से, यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब की तरफ जाएंगे। लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म यहाँ रिलीज हुए थे
लेकिन फैलोपियन ट्यूब तक केवल 100 स्पर्म ही पहुंचेंगे, क्योंकि बाकी स्पर्म की क्या हो जाती है, फाइगोसाइटोसिस हो जाती है। फिर भी अभी भी ज़्यादा स्पर्म है, तो नियम ये है कि वो स्पर्म जो ओवम के कांटेक्ट में सबसे पहले आएगा वही स्पर्म क्या करेगा, ओवम को फर्टिलाइज करेगा। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ और है, कॉन्सेप्ट यहाँ ये है कि इधर से स्पर्म आ रहे हैं, इधर से स्पर्म आ रहे हैं, ओवम भी तो आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। तो होगा क्या कि जो ओवम है, ओवम और स्पर्म दोनों एक साथ पहुंचेंगे, ओवम और स्पर्म दोनों एक साथ पहुंचेंगे कहाँ, तो आंसर देंगे एम्पुला पार्ट पर। ये शर्त है, फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब, ध्यान से सुनिएगा, फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब ओवम और स्पर्म दोनों एक साथ कहाँ पहुंचे, एम्पुला पार्ट। अगर पहले ओवम पहुंच गया और तब स्पर्म नहीं आया तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और पहले स्पर्म पहुंच गया बाद में ओवम आया तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसी नाते एनसीईआरटी में एक बात लिखी है कि सभी कापुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। क्यों? कभी स्पर्म पहले पहुंच जाता है और कभी ओवम पहले पहुंच जाता है। फर्टिलाइजेशन की शर्त क्या है, स्पर्म और ओवम दोनों एक साथ कहाँ पहुंचे, एम्पुला पार्ट। तो ये भी काम की बात है। फर्टिलाइजेशन पॉसिबल ओनली व्हेन, क्या, स्पर्म एंड क्या, ओवम रीच टू एम्पुला पार्ट साइमल्टेनियसली। अगर ये साइमल्टेनियसली पहुंचे, अगर ये साइमल्टेनियसली पहुंचे तब तो फर्टिलाइजेशन होगा। इसी नाते एनसीईआरटी में लिखा है नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन। ये काम की बात है, सभी कॉपुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दोनों स्पर्म और ओवम एक साथ नहीं पहुंच पाते हैं कहाँ, एम्पुला पार्ट पर। एक क्वेश्चन ये याद रखना। और देखो, और स्थिति ये है कि मान लेते हैं कि ये ओवम है और ओवम में बाहर बाहर पाई जाती है जोना पेलुसिडा। तो मान लेते हैं जोना पेलुसिडा है, उसके बाहर बाहर पाई जाती है कोरोना रेडिएटा। देखो होता क्या है कि मान लेते हैं कि ये स्पर्म है, मान लेते हैं ये स्पर्म है, ये वह स्पर्म है जो सबसे पहले किसके करीब पहुंच गया है, ओवम करीब पहुंच गया है। तो जो स्पर्म है, ये इसका हम थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, इसमें ये तो हो गया न्यूक्लियस, और इसके आगे पाया जाता है क्या, एक्रोसोम। क्या पाया जाता है, एक्रोसोम। और इसमें क्या होता है, स्पर्म लाइसिन, इसमें होता है स्पर्म लाइसिन एंजाइम। तो होता क्या है, जैसे ही स्पर्म ओवम के करीब पहुंचता है या ओवम के कांटेक्ट में आता है, वैसे एक्रोसोम क्या रिलीज करेगा, रिलीज करेगा स्पर्म लाइसिन। उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा होगा एंट्री होगी किसकी, स्पर्म की, किसमें, ओवम में। तो एक क्वेश्चन तो ये हमको याद रखना चाहिए कि स्पर्म का जो एक्रोसोम है बहुत जरूरी है। एक्रोसोम क्या रिलीज करेगा, स्पर्म लाइसिन, उससे होगी क्या, एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ओवम। तो सबसे पहले ये जो स्पर्म लाइसिन है ये किसको डिजॉल्व करेगा,
सबसे पहले ये डिजॉल्व करेगा कोरोना रेडिएटा को, और फिर किसको डिजॉल्व करेगा, फिर डिजॉल्व करेगा जोना पेलुसिडा को, और फिर किसको डिजॉल्व करेगा, तो वेटेलाइन मेम्ब्रेन को। इसको 3 बाधाएं पार करनी है, इसको 3 बाधाएं पार करनी है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये है कोरोना रेडिएटा, ये क्या है, ये है जोना पेल्यूसिडा, और ये क्या है, ये है वेटेलाइन मेम्ब्रेन। तो स्पर्म को 3 बाधाएं पार करनी है। तो सबसे पहले स्पर्म कोरोना रेडिएटा को डिजॉल्व करेगा, फिर कोरोना रेडिएटा को जब डिजॉल्व कर लेगा, तो मान लेते हैं कि इसने कोरोना रेडिएटा डिजॉल्व कर लिया, ये तो अगर कोरोना रेडिएटा डिजॉल्व कर लेगा तो स्पर्म आगे की तरफ बढ़ जाएगा। अब जब स्पर्म आगे की तरफ बढ़ेगा तो किसके कांटेक्ट में आएगा, तो स्पर्म आ जाएगा जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में, और जब जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आ जाएगा तो जोना पेलुसिडा को डिजॉल्व करेगा। तो जब जोना पेलुसिडा को डिजॉल्व करेंगे तो किसके कांटेक्ट में आ जाएगा, वेटलाइन मेम्ब्रेन, और फिर उसको जब पार करेंगे तब स्पर्म अंदर जाएगा। तो स्पर्म के अंदर जाने के लिए सबसे पहले कोरोना रेडिएटा, फिर जोना पेलुसिडा, फिर वेटलाइन मेम्ब्रेन को पार करते हुए तब स्पर्म अंदर पहुंचेगा। एक क्वेश्चन, 2-3 सवाल यहाँ और हैं। क्या? जैसे ही स्पर्म जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आता है, वैसे देखो क्या होता है, एज स्पर्म कम इन कांटेक्ट ऑफ जोना पेलुसिडा। वैसे देखो बहुत सारे काम होते हैं। सबसे पहले स्पर्म बाइंड कर जाएगा विद ओवम, कहां पर, तो आंसर देंगे एट स्पर्म बाइंडिंग साइट। अभी स्पर्म बाइंडिंग साइट कहाँ है ये पूछा गया है, तो स्पर्म बाइंडिंग साइट पाई जाती है प्रेजेंट ओवर जोना पेलुसिडा। ये आया हुआ सवाल नीट का है कि स्पर्म बाइंडिंग साइट कहाँ होती है, तो आंसर क्या देंगे, जोना पेलुसिडा पर होती है। दूसरा सवाल देखो, उसके बाद सबसे पहले ये होगा, उसके बाद होगा फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन कंपैटिबिलिटी रिएक्शन होगी। अब ये कौन सी चीज आ गई, तो मान लेते हैं कि ये है ओवम, और मान लेते हैं कि ये है स्पर्म। तो ये स्पर्म इस ओवम को फर्टिलाइज करने जा रहा है। क्या ये स्पर्म सेम स्पीसीज का है? अगर सेम स्पीसीज का है तो फर्टिलाइजेशन होने देते हैं, और अगर सेम स्पीसीज का है तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये स्पर्म सेम ही स्पीसीज का है, ये सुनिश्चित करने के लिए कौन सी रिएक्शन होती है, फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन। क्योंकि होता क्या है, होता ये है फर्टिलाइजिन नाम का केमिकल पाया जाता है ओवम पर, और एंटी फर्टिलाइजिन नाम का केमिकल पाया जाता है स्पर्म पर। अगर इन दोनों के बीच रिएक्शन हो गया, इसकी फर्टिलाइजिन इसके एंटी फर्टिलाइजिन से रिएक्शन कर ले गई, इसका मतलब कंपैटिबिलिटी सही है। तो ये रिएक्शन सुनिश्चित करती है, इंश्योर करती है, इंश्योर दैट ओवम फर्टिलाइज बाय सेम स्पीसीज स्पर्म।
सेम स्पीसीज के स्पर्म से ही फर्टिलाइज हो, ये जिम्मेदारी किसकी है? फर्टिलाइजर एंटी फर्टिलाइजर कंपैटिबिलिटी रिएक्शन की। ठीक है, फिर आगे क्या होगा? मान लेते ये रिएक्शन ओके हो गई, तो अगर ये रिएक्शन ओके हो गई तो फिर स्पर्म अंदर जाएगा, और अंदर जाएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो फिर देखो क्या होगा, आफ्टर एंट्री ऑफ वन स्पर्म, एक स्पर्म की अगर एंट्री हो गई तो उसके बाद जो जोना पेल्यूसिडा है वो क्या हो जाएगी? तो कहोगे ये थिक हो जाएगी। और इसके थिक होने का फायदा क्या है? इसका पर्पज है, थिक हो जाएगी, और इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। क्या नाम हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। ये जो थिक जोना पेल्यूसिडा है, इसकी जिम्मेदारी है कि आप रोको, प्रिवेंट एंट्री ऑफ मोर देन वन स्पर्म, एक से ज्यादा स्पर्म अंदर ना जाए, ये जिम्मेदारी इसी की है। ठीक है, तो अदर स्पर्म इंटर ना करने पाए, इस नाते जोना पेल्यूसिडा क्या हो जाती है? ठीक हो जाती है। ये भी एक काम की बात आपकी है। ठीक, तो इधर देखिए होगा क्या, ये मान लेते हैं कि वेटलाइन मेम्ब्रेन है, ये मान लेते हैं कि जोना पेल्यूसिडा है, और ये मान लेते हैं कोरोना रेडिएटा है। तो देखो होना क्या है, फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद जो न्यूक्लियस है वो तो 2n हो जाएगा, और इसी नाते ये क्या हो जाएगा? ये तो जाइगोट हो जाएगा। लेकिन जो कोरोना रेडिएटा है ये डीजेनरेट कर जाएगी, और जो जोना पेल्यूसिडा है ये बना लेगी फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। तो बिल्कुल साफ है, फर्टिलाइजेशन के बाद न्यूक्लियस डिप्लॉयड हो जाएगा, जो ओवम था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो जोना पेल्यूसिडा है वो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो कोरोना रेडिएटा है वो क्या कर जाएगी? डी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, अब इस बात को एनसीईआरटी में देख लेते हैं। देखिए लिखा है ड्यूरिंग कापुलेशन या क्वाइटस सीमेन रिलीज होगा बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना, और इसके लिए शब्द यूज किया गया कौन सा? इंसेमाइनेशन। लिखा है मोटाइल स्पर्म स्विम करेंगे रैपिडली और पास करेंगे किसको? सर्विक्स, फिर इंटर करेंगे कहाँ? यूट्रस, और फाइनली कहाँ पहुंचेंगे? एम्पुलरी रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। ओवम जो रिलीज होगा कहाँ से? ओवरी, वो भी ट्रांसपोर्ट होके कहाँ पहुंचेगा? एम्पुलरी रीजन, और वहां क्या होगा बेटा? फर्टिलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, क्या? फर्टिलाइजेशन ओनली अकर इफ क्या? ओवम एंड स्पर्म ट्रांसपोर्ट हो कहाँ? साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरा रीजन या एम्पुलरी रीजन। दिस इज द रीजन व्हाई, इसी नाते लिखा है नॉट ऑल कापुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। सभी कापुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी नहीं होती है। क्यों? क्यों? क्योंकि शर्त यहाँ लगा दी गई है, स्पर्म और ओवम एक साथ पहुंचने चाहिए कहाँ पर? एम्पुला पार्ट पर। ठीक, फिर देखो प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम को कहते क्या है? फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन क्या होता है जरा देखो। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन
स्पर्म किसके कांटेक्ट में आएगा, जोना पेल्यूसिडा, और इंड्यूस करेगा चेंजेज इन द मेम्ब्रेन, और जिससे ये ब्लॉक करेगा क्या, एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। इसका मतलब ये सुनिश्चित करेगा कि ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज ओवम, एक से ज्यादा स्पर्म अंदर ना जाने पाए। फिर देखो लिखा है सिक्रीशन किसका, एक्रोसोम का, ये मदद करेगा स्पर्म की एंट्री में, किसमें, साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम में। किसको किसको पार करके, पहले पार करना पड़ेगा जोना पेल्यूसिडा, और फिर पार करना पड़ेगा क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओवम की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसी का नाम होता है वेटेलाइन मेम्ब्रेन। तो पहले कोरोना रेडिएटा को डिजॉल्व करेंगे, फिर जोना पेल्यूसिडा को तोड़ेंगे, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ करके अंदर जाएंगे। अब आया है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो उससे फायदा क्या होगा। जरा इमेजिन करिए, आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो थोड़ा बहुत ये याद है क्या, ये है यूट्रस, ये है ओवरी, और ये है फैलोपियन ट्यूब। तो देखो जरा ध्यान से, आपको पहले से याद है कि यहाँ से यहाँ ओवम गया था, लेकिन इसका जो सेकेंड रिडक्शन डिवीजन है, इसका जो सेकेंड रिडक्शन डिवीजन है वो रुका हुआ है इस इंतजार में कि स्पर्म आए। तो अगर स्पर्म इसको पेनिट्रेट किए तो सेकेंड रिडक्शन डिवीजन क्या करेगा, कंप्लीट। और अगर सेकेंड रिडक्शन डिवीजन कंप्लीट हो गया तो दो चीजें मिलेगी, एक हमको मिलेगी स्मॉल सेकेंड पोलर बॉडी, और एक हमको मिलेगी क्या, हेप्लॉइड ओवम। लेकिन जैसे ही ओवम बनेगा वैसे दोनों न्यूक्लियस भी तो फ्यूज करेंगे, और दोनों न्यूक्लियस जब फ्यूज करेंगे तो हमको ओवम की जगह तुरंत क्या मिलेगा, जाइगोट मिलेगा। तो अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई तो क्या कंप्लीट कर जाएगा, देखो एनसीईआरटी में लिखा है दिस इंड्यूस क्या, कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन। और मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा किसका, सेकेंडरी oocyte का। तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन ये कैसा होता, अनइक्वल। इसका रिजल्ट भी क्या है, इसका रिजल्ट है फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी, और क्या, हेप्लॉइड ओवम, जिसको ऊटिड भी कहते हैं। लेकिन जल्दी ही क्या होगा, हेप्लॉइड न्यूक्लियस स्पर्म का फ्यूज कर जाएगा ओवम के न्यूक्लियस से, तो जल्दी ही हमको क्या मिलेगा, जाइगोट। कह रहा हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी इन जाइगोट, तो जाइगोट में क्रोमोसोम कितने होंगे, 2n होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए तो थोड़ा सा बैक पे जाके फिर से सुन लेते हैं, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है कि फर्टिलाइजेशन क्या है, तो कहोगे फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एम्पुला पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। अगला देखें, क्या कहा था कि कापुलेशन या क्वाइटस या इंटरकोर्स के बाद सीमेन रिलीज होता है, रिलीज होने को इंसेमाइनेशन कहते हैं। इंसेमाइनेशन के बाद कैपासिटेशन होता है, कैपासिटेशन में स्पर्म को एक्टिव किया जाता है, कहाँ होता है, वेजाइना में, ये स्पर्म में चेंज होता है। कैपासिटेशन के बाद एक्टिव स्पर्म रैपिडली स्विम करेंगे, कहाँ से, वेजाइना से, सर्विक्स से, यूट्रस से, फैलोपियन ट्यूब। कितने स्पर्म शुरू करेंगे दौड़, 200 से 300 मिलियन, लेकिन फैलोपियन ट्यूब पर कितने पहुँचेंगे, 100। तो बाकी गए कहाँ, बाकी की हो गई फाइगोसाइटोसिस। सिस्टम ये है, इधर से स्पर्म आ रहा है, इधर से ओवम चल रहा है। अगर स्पर्म और ओवम दोनों एक साथ पहुँचेंगे कहाँ, एम्पुला पार्ट पर, तो फर्टिलाइजेशन होगा। देखते हैं आगे, देखो लिखा है ओवम फर्टिलाइज बाय सिंगल स्पर्म, वो जो सबसे पहले पहुंचेगा। फिर लिखा है फर्टिलाइजेशन तभी संभव है जब स्पर्म और ओवम एक साथ पहुंचे कहाँ, एम्पुला पार्ट पर। इसी नाते सभी कापुलेशन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। फिर लिखा है, फिर यहाँ मैंने बताया था कि जब यहाँ स्पर्म आता है तो एक्रोसोम से क्या निकलता है, स्पर्म लाइसिन, जो स्पर्म की ओवम में एंट्री को मदद करता है। तो ये सबसे पहले किसको डिजॉल्व करेगा, कोरोना रेडिएटा, फिर जोना पेल्यूसिडा, और फिर वेटलाइन मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले कोरोना रेडिएटा डिजॉल्व होगी तो स्पर्म जोना पेल्यूसिडा कांटेक्ट में आएगा, फिर जोना पेल्यूसिडा को तोड़ेंगे तो किसके कांटेक्ट में आएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जिसको वेटलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं, फिर अंदर चला जाएगा। ठीक, फिर मैंने यहाँ बताया था कि जैसे ही स्पर्म आता है जोना पेल्यूसिडा के कांटेक्ट में, वैसे स्पर्म क्या करता है, बाइंड करता है, कहाँ पर, स्पर्म बाइंडिंग साइट पर। स्पर्म बाइंडिंग साइट कहाँ है, तो जोना पेल्यूसिडा पर है।
फिर क्या होता है, फर्टिलाइजिन जो कि ओवम का है, एंटी फर्टिलाइजिन जो कि स्पर्म का केमिकल है, ये दोनों रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन को कहते हैं क्या है, कंपैटिबिलिटी रिएक्शन। ये सुनिश्चित करता है कि ओवम फर्टिलाइज बाय स्पीसीज, सेम स्पीसीज के स्पर्म से किसी दूसरी स्पीसीज के स्पर्म से फर्टिलाइज ना करे। फिर आगे देखो, फिर यहाँ बताया है कि जैसे ही एंट्री हो जाती है एक स्पर्म की, वैसे जोना पेलुसिडा थिक हो जाती है। नाम क्या है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। पर्पज, प्रिवेंट एंट्री ऑफ मोर देन वन स्पर्म। फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद देखो क्या होता है, स्थिति ये होती है कि जोना कोरोना रेडिएटा डिजेनरेट कर जाती है, जोना पेलुसिडा फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में कन्वर्ट हो जाती है, न्यूक्लियस डिप्लॉयड हो जाता है, और ओवम किस में कन्वर्ट हो जाता है, जाइगोट में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि क्रोमोसोम किसमें कैसे होंगे। जरा देखो, जो मेल होता है उसमें पाया जाता है 44 प्लस एक्स वाई। अगर हम इसके गैमीट बनाएंगे तो 22 प्लस एक्स बनेगा और 22 प्लस वाई बनेगा। लेकिन जो फीमेल है इसमें पाया जाता है 44 प्लस एक्स एक्स। इससे जब गैमीट बनाओगे, इससे जब गैमीट बनाओगे, 2 मिनट बच्चों, 2 मिनट। हाँ बच्चों, फीमेल की अगर हम बात करेंगे तो इसमें बनेंगे गैमीट 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स। अब देखिए फर्टिलाइजेशन का सीन क्या है। हो सकता है कि इस ओवम का इस स्पर्म से फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो अगर ये इसको फर्टिलाइज करेंगे तो देखो क्या होगा, इधर से 22, इधर से 22, तो कितना आ जाएगा, 44। इधर से y, इधर से x, तो क्या आएगा, एक्स वाई। इसका मतलब फिर क्या होगा, मेल होगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि इसी ओवम का इस स्पर्म से फर्टिलाइजेशन हो जाए, इसी ओवम का इस स्पर्म से फर्टिलाइजेशन। तो इधर से 22, इधर से 22, तो कितना हुआ 44। इधर से x, इधर से भी x, क्या हुआ एक्स एक्स। अब बताओ क्या होगा, तो अब तो फीमेल हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, किसी पर्टिकुलर ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में जो क्रोमोसोम की कंडीशन होगी, यही तो जाइगोट है। जाइगोट में
जो क्रोमोसोम की कंडीशन होंगी वो कुछ ऐसी होगी, क्या, या तो 44 प्लस XX होंगे या तो 44 प्लस XY होंगे। अगर XY होंगे तो मेल होंगे, XX होगा तो फीमेल होगा, बात खत्म। अब वापस एनसीईआरटी पढ़ते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि ओवम का फर्टिलाइजेशन किस स्पर्म से है। अगर ओवम फर्टिलाइज बाय स्पर्म विद वाई तो रिजल्ट में XY है, और ओवम फर्टिलाइज विद स्पर्म विद X तो क्या है, XX है। देखते हैं एनसीईआरटी में कैसे लिखा है। लिखा है, वन हैज रिमेंबर दैट सेक्स ऑफ बेबी डिसाइडेड एट दिस स्टेज। दिस का मतलब ये फर्टिलाइजेशन की स्टेज है, क्या, एज यू नो दैट क्रोमोसोम पैटर्न इन द ह्यूमन फीमेल इज XX एंड मेल इज क्या, XY। देयरफॉर ऑल हेप्लॉइड गैमीट, जितने हेप्लॉइड गैमीट होंगे वो जो फीमेल के द्वारा बनाए जाएंगे उसमें सेक्स क्रोमोसोम के नाम पर क्या होगा, X। जबकि जितने मेल गैमीट होंगे उसमें सेक्स क्रोमोसोम के नाम पर या तो X होगा या तो Y होगा। 50% स्पर्म होंगे जिसमें क्या होगा, X, और 50% स्पर्म होगा जिसमें क्या होगा, Y। फ्यूजन की बात करेंगे तो मेल और फीमेल गैमीट जब फ्यूज करेंगे तो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट में या तो XX होगा या तो XY होगा। ये किस बात पर डिपेंड करेगा, तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि स्पर्म कैरी करता है X या स्पर्म कैरी करता था Y, जिसने ओवम को क्या किया है, फर्टिलाइज किया है। जाइगोट में अगर XX है तो ये क्या होगा, फीमेल, और जाइगोट में अगर XY है तो ये क्या होगा, मेल। यू विल मोर नो अबाउट द क्रोमोसोम पैटर्न इन चैप्टर 5, ठीक है। तो वाई साइंटिफिकली इट इज करेक्ट टू से दैट, क्या, सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइन बाई किसके द्वारा, फादर, नॉट बाई किसके द्वारा, मदर, ठीक है। चलिए इसके बाद एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट है। तो एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या, कि देखो सबसे पहले बना क्या, जाइगोट। अभी जाइगोट में स्टार्ट हो जाएगा माइटोटिक डिवीजन। अब जब जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होगा तो जो दो सेल बनेंगी, जो दो सेल बनेंगी, इन सेल का नाम होता है ब्लास्टोमर। क्योंकि जाइगोट तो एक सेल होती है लेकिन दो सेल बन गई, फिर कल थोड़ी देर बाद फिर डिवीजन हो जाएगा तो कितनी सेल हो जाएंगे, फिर 4 सेल हो जाएंगे, ये भी क्या होंगी, ब्लास्टोमर। फिर उसके बाद डिवीजन हो जाएगा। तो अभी देखिए जाइगोट क्या है, एक सेल है, उसके बाद ब्लास्टोमर कितनी, 2 सेल, उसके बाद 4 सेल, फिर उसके बाद 8 सेल, फिर उसके बाद 16 सेल, फिर उसके बाद 32 सेल, एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा। तो होगा क्या कि संख्या बढ़ती जाएगी। तो वह माइटोटिक डिवीजन जिससे ब्लास्टोमर की संख्या बढ़ती है इसका नाम है क्लीवेज। तो एक क्वेश्चन तो ये मिल गया कि क्लीवेज क्या है, तो कहोगे माइटोटिक डिवीजन इन जाइगोट, जिससे जो डाटर सेल बनती है उसका नाम क्या है, तो हम आंसर देंगे ब्लास्टोमर। तो 2 क्वेश्चन तो यही हो गए कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, जैसे ही जाइगोट एम्पुला से स्थमस की तरफ मूव करने लगेगा वैसे ही उसमें माइटोटिक डिवीजन शुरू होगा, और उस माइटोटिक डिवीजन का रिजल्ट ये होगा कि डाटर सेल बनेंगे। तो क्लीवेज है कुछ नहीं, ये माइटोटिक डिवीजन है किसका, इन जाइगोट, और जिससे बनेंगी क्या, डाटर सेल। नाम क्या है, ब्लास्टोमर।
खास बात देखो क्या है, खास बात ये है कि क्लीवेज के दौरान इंक्रीज करेगा नंबर ऑफ सेल, नंबर बढ़ेंगे, क्यों? 2 से 4 से 8 से 16 से 32 बढ़ रहा है, लेकिन ब्लास्टोमर का साइज घटेगा। देखो यहाँ 2 ब्लास्टोमर हैं, उनसे छोटी यहाँ 4, उनसे छोटी यहाँ, लेकिन बट साइज ऑफ ब्लास्टोमर क्या करता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। तो ये बहुत खास बात है। क्लीवेज वो माइटोटिक डिवीजन है जिसमें नंबर तो बढ़ेगा लेकिन साइज क्या करेगा, घटता चला जाएगा। ठीक, दूसरा सब आगे देखते हैं। तो जब डिवीजन होता रहेगा तो कुछ देर बाद ये हाल होगा कि जाइगोट कन्वर्ट हो जाएगा मारुला में, और मारुला कन्वर्ट हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट में, और ब्लास्टोसिस्ट कन्वर्ट हो जाएगा गैस्टुला में, और उससे बन जाएगा फिर इम्ब्रायो, या हम कहेंगे फीटस। ठीक है, तो जाइगोट से मारुला बनने में क्लीवेज होगा, मारुला से ब्लास्टुला बनने में या ब्लास्टोसिस्ट बनने में भी क्लीवेज ही होगा। ठीक है, लेकिन ब्लास्टोसिस्ट से गैस्टुला बनने में जो प्रोसेस होगी इसको कहेंगे गैस्टुलेशन, और उसके बाद इम्ब्रायो बनने में जो प्रोसेस होगी इसको कहेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस। तो देखो काम की बात, पहले बना जाइगोट, फिर बना मारुला, फिर बना ब्लास्टोसिस्ट, फिर बना गैस्टुला, और फिर इम्ब्रायो या फीटस बना। और प्रोसेस कौन कौन सी? प्रोसेस पहले जो होगा क्लीवेज, जिससे जाइगोट मारुला में कन्वर्ट होगा, फिर क्लीवेज कंटिन्यू रहेगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, फिर प्रोसेस बदल जाएगी, गैस्टुलेशन होगा, उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस होगी। तुरंत आपसे एग्जामिनर पूछेगा, तुरंत एग्जामिनर पूछेगा मारुला क्या है, तो कहोगे ये इम्ब्रायोनिक स्टेज है, ये इम्ब्रायोनिक स्टेज है जिसमें जो सेल की संख्या है वो कम से कम 16 होनी चाहिए। 16 सेल स्टेज भी मारुला है, 32 भी मारुला है, 48 भी मारुला है। जब तक सॉलिड होगा तो मारुला सॉलिड होता है। सॉलिड इम्ब्रायोनिक स्टेज जिसमें सेल कम से कम कितनी हो, 16 हो। जबकि अगर हम ब्लास्टोसिस्ट की बात करते हैं तो ये भी इम्ब्रायोनिक स्टेज है, लेकिन यहां पाई जाती है कैविटी, कौन सी? ब्लास्टोसील। तो जिसमें ब्लास्टोसील कैविटी पाई जाए उसका नाम क्या? ब्लास्टोसिस्ट। तो फिर गैस्टुला क्या है, ये तो पूछेगा। तो ये भी इम्ब्रायोनिक स्टेज है, लेकिन ये वो इम्ब्रायोनिक स्टेज है जिसमें पाई जाती हैं 3 जर्मिनल लेयर। जिसमें 3 जर्मिनल लेयर पाई जाएं, कौन कौन सी? इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। ठीक, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म तीनों पाई जाएं तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? 3 जर्मिनल। और अगर 3 जर्म लेयर हैं तो स्टेज कौन सी है? गैस्टुला है। और इम्ब्रायो या फीटस में हमको क्या मिल जाएंगे? तो इसमें हमको मिल जाएंगे आर्गन्स। ध्यान से सुनिएगा, अगर जर्म लेयर से आर्गन बने तो इसी प्रोसेस को कहते क्या है? ऑर्गेनोजेनेसिस। तो एक सिस्टम है जाइगोट। तो जाइगोट एक सिंगल सेल है जो कि कैसी होती है? डिप्लॉयड। तो सिंगल डिप्लॉयड सेल जाइगोट होती है, उसके बाद क्लीवेज करते हैं, मारुला बनता है, फिर क्लीवेज करते हैं, ब्लास्टोसिस बनती है, फिर गैस्टुलेशन करते हैं, गैस्टुला बनता है, उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस करते हैं और फीटस बनता है। लेकिन
इस स्टेज की पहचान है, ये भी एम्ब्रियोनिक स्टेज है, ये भी एम्ब्रियोनिक स्टेज है, ये भी एम्ब्रियोनिक स्टेज है। इसकी पहचान है कि यहाँ 16 सेल पाई जाती हैं, इसकी पहचान है कि इसमें कैविटी ब्लास्टोसील पाई जाती है, और इसकी पहचान है इसमें जर्म लेयर पाई जाती है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं अच्छे से। मान लेते हैं कि ये जाइगोट है। अगर ये जाइगोट है तो ये 2n सेल है और सिंगल सेल है, फिर ये मारुला में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब मारुला में कन्वर्ट होगा तो होगा ये कि इसमें बहुत सारी सेल, कम से कम 16 सेल पाई जाएंगी। ये है मारुला। उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट में। ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होने से पहले क्या स्टेट होती वो समझिए। तो होता क्या है कि कुछ देर बाद ये देखते हैं कि जो ब्लास्टोमर्स हैं, ये ब्लास्टोमर्स हैं, जो ब्लास्टोमर हैं वो 2 लेयर में आ जाती हैं। ब्लास्टोमर की एक लेयर बाहर बाहर पाई जाती है और ब्लास्टोमर की बाकी सेल्स अंदर होती हैं। इस प्रकार की ये भी मारुला ही है, ये भी मारुला ही है, लेकिन इसमें अंतर ये हुआ है कि इसमें नंबर ऑफ ब्लास्टोमर बढ़ गए हैं, ब्लास्टोमर की संख्या ज्यादा हो गई है। तो वह ब्लास्टोमर जो बाहर बाहर पाई जाती हैं, इनका नाम होता है ट्रोफोब्लास्ट। और वो ब्लास्टोमर जो अंदर पाई जाती हैं, इन्हें कहते हैं इनर सेल मास। तो होता क्या है कि चूंकि यहाँ क्लीवेज चल रहा है, ये क्या है, क्लीवेज, और अभी कंटिन्यू क्या है, क्लीवेज। तो जब ब्लास्टोमर की संख्या बढ़ती है तो ब्लास्टोमर 2 लेयर में हो जाती हैं, एक लेयर बाहर बाहर हो जाती है और एक लेयर अंदर अंदर हो जाती है। तो जो बाहर बाहर है वो ट्रोफोब्लास्ट है और जो अंदर अंदर है वो इनर सेल मास है। ठीक है, फिर देखो क्या होगा, थोड़ी ही देर में ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ब्लास्टोसिस्ट में। देखो ब्लास्टोसिस्ट में कैसे कन्वर्ट होगा। थोड़ी ही देर में ये ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए दिख रहा है क्या स्थिति इसमें है कि ये तो है ट्रोफोब्लास्ट, ये लेयर ट्रोफोब्लास्ट की है और ये है इनर सेल मास, और ये कैविटी आ गई है। इस कैविटी का नाम है ब्लास्टोसील। तो जब कैविटी ब्लास्टोसील आ जाए और इनर सेल मास एक तरफ शिफ्ट हो जाए तो इसी स्टेज को हम लोग कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो अभी देखिए हुआ क्या है, जाइगोट से बना क्या, मारुला। मारुला ही अभी मारुला ही है, लेकिन मारुला से क्या बन गया, ब्लास्टोसिस्ट। और यहाँ भी जो घटना हुई है, ये जो घटना हो रही है ये क्लीवेज ही है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे जाइगोट से मारुला से ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, और ब्लास्टोसिस्ट की पहचान है वह ब्लास्टोमर जो बाहर बाहर पाए जाएं वो ट्रोफोब्लास्ट, और वो ब्लास्टोमर जो अंदर पाए जाएं वो इनर सेल मास। ठीक है, इसमें से इनर सेल मास बहुत काम का है। क्या, इनर सेल मास, ये जो इनर सेल मास है यही डिफरेंशिएट करेगा और ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। तो
अभी आगे जो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म बनेंगी वो कहाँ से बनेंगी? उसी इनर सेल मास से बनेंगी। और इन्हीं इनर सेल मास की खास बात है कि इसी से बनता है प्रॉपर एम्ब्रायो। ठीक है, और इन्हीं की सेल को कहते हैं स्टेम सेल। क्यों? क्योंकि ऐनी भी आर्गन बना लेंगे। तो ये तीन बातें आप दिमाग में रख लीजिए। क्या? इनर सेल मास की सारी सेल को स्टेम सेल कहते हैं क्योंकि ये कोई भी आर्गन बना सकती है। इनर सेल मास ही प्रॉपर एम्ब्रायो बनाएगा। इनर सेल मास से ही एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म बनेंगे। और इस पूरी स्टेज को हम लोग कहते हैं क्या है? ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। ठीक, तो बिल्कुल स्पष्ट हमें दिखाई पड़ रहा है कि कौन सी स्टेज कैसी है। ये जायगोट है, फिर ये मारुला है, ये भी मारुला ही है, लेकिन ये ब्लास्टोसिस्ट है। तब तक समय बीते बीते ब्लास्टोसिस्ट पहुंच जाएगा यूट्रस में। ये यूट्रस की स्टेज में ही बनता है। अब जब यूट्रस पर ये है तो देखो होना क्या है। होना ये है कि होना ये है कि ये मान लेते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है। ठीक है, जब ये यूट्रस पर पहुंचेगा और ये स्थिति है। अब जरा देखिएगा, ये बच्चों क्या है? ये है ट्रोफोब्लास्ट। तो थोड़ी देर बाद की स्थिति देखो जरा क्या होने वाली है। थोड़ी देर बाद की स्थिति ये होने वाली कि ये मान लेते हैं एंडोमेट्रियम है। ये मान लेते हैं कि यूट्रस की एंडोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये अटैच हो जाएगा। अटैच टू किससे? अटैच टू इंडोमेट्रियम। अटैच टू इंडोमेट्रियम। एक काम तो ये होगा। दूसरा, इसी ट्रोफोब्लास्ट से निकल आएंगी ट्रोफोब्लास्टिक विलाई। ये क्या बनी? ये बनी ट्रोफोब्लास्टिक विलाई। इसी की मदद से जो ट्रोफोब्लास्ट है वो अटैच हो जाता है किससे? एंडोमेट्रियम। एक और काम होगा। एक काम ये होगा कि जो ये एंडोमेट्रियम है रैपिडली प्रोलिफरेट करके, एंडोमेट्रियम रैपिडली प्रोलिफरेट करके किसको सराउंड कर लेगी? एंडोमेट्रियम रैपिडली प्रोलिफरेट करके ब्लास्टोसिस्ट को सराउंड कर लेगी। ध्यान से सुनिएगा, जब एंडोमेट्रियम ब्लास्टोसिस्ट को चारों तरफ से सराउंड कर लेगी, इसी को हम लोग कहेंगे इम्प्लांटेशन। तो देखो इम्प्लांटेशन में क्या क्या हुआ है। वह स्टेज वह स्टेज जिसमें एंडोमेट्रियम में ब्लास्टोसिस्ट एम्बेडेड हो जाए और एंडोमेट्रियम चारों तरफ से इसको घेर ले, उसी स्टेज को हम कहते क्या हैं? उसी स्टेज को हम कहते हैं कि इम्प्लांटेशन हुआ है। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन क्या है जरा देखें। इम्प्लांटेशन का मतलब ये है कि एक तो काम ये होगा कि जो ट्रोफोब्लास्ट है वो इम्बेडेड हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। ट्रोफोब्लास्ट अटैच टू यूट्रस
यूट्रस या क्या कहोगे, एंडोमेट्रियम। दूसरा क्या होगा, जो ब्लास्टोसिस्ट है वो धंस जाएगी, एम्बेडेड इन यूट्रस। तीसरा एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट करेगा, और एंडोमेट्रियम सराउंड कर लेगा। सराउंड किसको, सराउंड ब्लास्टोसिस्ट। इसी को कहते हैं इम्प्लांटेशन। कब होता है, तो याद रखिएगा 7 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलो जरा एनसीईआरटी में पढ़ लेते हैं इसको। देखो साफ साफ लिखा है, माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट एज जाइगोट मूव थ्रू स्थमस, और जब स्थमस से पार होता रहेगा तो जो माइटोटिक डिवीजन होगा उसका नाम क्लीवेज। ये किधर की तरफ जा रहा है, यूट्रस। इससे बनेगा 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16 डाटर सेल, नाम क्या, ब्लास्टोमर। ऐसा एम्ब्रायो जिसमें 8 to 16 हो, 8 to 16, हाँ करेक्शन कर लीजिएगा, 8 to 16 हो, हाँ यहाँ जरा सही करना है, 8 to 16, कम से कम 8 या 16, इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 8 to 16, तो अगर 8 to 16 स्टेज है एम्ब्रायो विद 8 to 16, तो इसको कहेंगे क्या, 8 to 16 ब्लास्टोमर, तो इसी को कहेंगे क्या, मारुला। मारुला कंटिन्यू टू डिवाइड, और ये कदल जाएगा किसमें, ब्लास्टोसिस्ट। जैसे ही ये आगे बढ़ेगा कहाँ, यूट्रस में। ब्लास्टोमर इन ब्लास्टोसिस्ट, किसी ब्लास्टोसिस्ट में जो ब्लास्टोमर का जो अरेंजमेंट है वो कुछ ऐसा है, बाहर की तरफ जो लेयर बनेगी उसका नाम ट्रोफोब्लास्ट, और जो इनर ग्रुप ऑफ सेल है जो ट्रोफोब्लास्ट से अटैच है उसका नाम क्या है, इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट क्या अटैच कर जाएगी किससे, एंडोमेट्रियम, और इनर सेल मास क्या बनाएगा, डिफरेंशिएट करेगा, एम्ब्रायो बनाएगा। आफ्टर अटैचमेंट यूट्राइन सेल जो एंडोमेट्रियम है वो रैपिडली डिवाइड करेंगी, वो किसको कवर कर लेंगी, ब्लास्टोसिस्ट को। एज ए रिजल्ट ब्लास्टोसिस्ट एम्बेडेड होगा कहाँ, एंडोमेट्रियम में। इसी स्टेप को कहते क्या हो, इम्प्लांटेशन, और इसका मतलब क्या शुरू हो गया, प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गया। ठीक है, बस आज इतना ही पढ़ाएंगे, अगले लेक्चर पर हम आपको प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय।